पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान आज के समय में ज़बरदस्त एक डिमांडिंग ऑप्शनल है। 500 मार्क्स पेपर 1 और पेपर 2 यानी 250 ये मार्क्स न सिर्फ आपको पॉलिटिकल साइंस में एक ज़बरदस्त अप्रोच देता है, आपके सिलेक्शन में ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही साथ जीएस में इसका बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। मैं आज यहाँ बुक लिस्ट डिस्कस करने के साथ साथ उसके महत्व पर भी चर्चा करूँगा कि आपको इसको तैयार करते समय क्या अप्रोच रखना चाहिए और कैसे ये जीएस और ऑप्शनल दोनों के लिए स्कोरिंग होकर आपकी सफलता का आधार बन सकता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस ऑप्शनल में 250 और 250 मार्क्स के दो पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। मैं कुछ सिलेक्टेड बुक्स का नाम ले रहा हूं जिसका अध्ययन करके आप इस विषय में अपनी रुचि जनरेट कर सकते हैं। जिसमें पहली किताब यानी सेक्शन 1 के लिए है ओपी गाबा। बहुत ही फेमस किताब है और इनके जो लिखने का तरीका है सिर्फ वो पॉलिटिकल थॉट नहीं है, वो पॉलिटिकल थॉट्स के साथ साथ सोशल थॉट्स भी ये जोड़ते हैं, क्योंकि फिलॉसफी के स्टूडेंट को भी ओपी गाबा की बुक और समाज शास्त्र के स्टूडेंट को भी ओपी गाबा की बुक बहुत ही ज्यादा फायदा करती है। यानी इस किताब का जो दायरा है वो स्टूडेंट, खासतौर पर फ्रेशर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उनको पॉलिटिकल थॉट से यानी कि जो राजनीतिक विचार हैं उससे जो है वो इनपुट देता है, वहां से उसको इंट्रोडक्शन कराता है। यानी अगर आप बिगिनर हैं तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में ओपी गाबा की बुक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। याद रखिएगा, जब हम राजनीति की बात करते हैं तो वास्तव में जो चाणक्य ने जब सबसे पहले कहा था, यानी राजकाज चलाने के लिए जो पॉलिसीज होती हैं वही आपकी पॉलिटिक्स यानी राजनीति का हिस्सा कहलाती हैं। अब राजकाज चलाने के लिए आपको कई आयाम तय करने पड़ते हैं। अगर मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड की बात करूं तो निश्चित रूप से राज्य कैसे चलेगा, राज्य में सत्ता किसके हाथ में होगी, लेकिन ये सत्ता बिना अर्थशास्त्र की यानी कि बिना इकोनॉमी के सरवाइव नहीं कर सकती, बिना स्ट्रेटजी के, बिना सुरक्षा के ये सरवाइव नहीं कर सकती। कौन रक्षा करेगा, कौन आक्रमण करेगा, कौन शासन करेगा, किसके पास इकोनॉमी होगी, इकोनॉमी रन कौन करेगा, पार्टिसिपेट कौन करेगा, लाभान्वित कौन होगा, लाभ के तरीके क्या होंगे। अगर मैं राजा हूं, मेरे पास शक्ति है और मैं अपने संसाधनों का अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, तो क्या यह राजनीति है? क्या ये राजनीति का सिद्धांत वाकई में उन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप है जिसके हिसाब से वैश्विक शासन तंत्र चलाया जाता है? क्या राजनीति केवल लोकतंत्र है या राजनीति जो है राजशाही के साथ जुड़ी हुई है? इसके कितने रूप हैं, इसका क्या विषय है, इसका क्या विस्तार है? ये बुक आपको इंट्रोड्यूस कराती है पॉलिटिकल साइंस की बेसिक थ्योरी के साथ। अगली जो किताब है वो है राजीव भार्गवा की किताब। जब इस किताब को आप पूरा करें तो राजीव भार्गवा की किताब ये पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों से आपको एक उच्चतर स्तर पर लेकर जाती है, जहां वो आपसे बात करती हुई प्रतीत होती है कि संसार के अलग अलग जो राजनीतिक विचारक थे उन्होंने अपनी थ्योरीज को किस तरह इसके अंतर्गत रखा। क्योंकि राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा विषय है जहां पर उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों के बड़े गहरे निहितार्थ होते हैं। दो अलग अलग शब्दों, यहां तक कि एक संदर्श, एक सिंपल सा जो सिंबल है वो राष्ट्रों के बीच के रिश्तों को बदल देता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया डैश यानी अगर हम हाइफनेटेड कर दें इंडिया डैश पाकिस्तान। अब अमेरिका अगर इंडिया डैश पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है तो भारत को इस पर बड़ी आपत्ति होती है। एक डैश आपत्ति का कारण बन सकता है, वो ये कहता है कि जब अमेरिका अपनी नीतियां रखता है तो भारत और पाकिस्तान को एक पल्ले पर क्यों लेकर आ रहा है। भारत का एक जबरदस्त इतिहास रहा है, उसके पास लोकतंत्र है, उसके पास जो है लोगों की सुनवाई है, उसके पास एक अच्छी न्याय व्यवस्था है। तो जब वो चीजों को कह रहा है, भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है जो अपने पड़ोसियों की सीमाओं का भी सम्मान करता है, और वो ये कहता है कि जब आप भारत को रख रहे हो तो उसी पल्ले में आप पाकिस्तान को मत रखो। एक छोटा सा डैश यानी हाइफनेशन कितनी बड़ी तनाव का कारण बन सकता है, और भारत सरकार लगातार अमेरिका के प्रशासन से यह अनुरोध करती रही है कि इस सेगमेंट्स को आप हटाइए। इसी तरह जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रभाव लेकर आते हैं, तो आपको पढ़ते समय इन पर एक अच्छा विचार होना चाहिए। आपको इन शब्दों के मायने समझ में आने चाहिए कि ये मायने क्या होंगे और इनको अप्लाई कैसे किया जा सकता है। काफी हद तक ये बहुत ही मददगार किताब रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो केवल पश्चिम ने भारतीय राजनीतिक विचारधारा को नहीं दिया, हम भारतीयों का भी बहुत योगदान रहा है, चाहे वो मनु रहे हो, चाहे वो चाणक्य रहे हो, और भारत के पास भी एक जबरदस्त साम्राज्य रहा है।
ये अलग बात है कि आने वाले समय में जब ब्रिटिश शासन यहां आया तो हमारा जो लिटरेचर था, हमारी जो लीजेसी थी, उसको नष्ट करके हमें एक विखंडित सेगमेंट के रूप में प्रस्तुत किया गया। हमें यह बताया गया कि भारत कभी भी एक राष्ट्र नहीं था, क्योंकि राष्ट्र को बनने में एक राष्ट्रीय विचारधारा और राष्ट्रीय विचारधारा को बनने में एक राजनीतिक विचारधारा का होना बहुत जरूरी है। लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट किया कि भारत के पास कभी भी स्पष्ट राजनीतिक विचारधारा नहीं थी। राजनीतिक विचारधारा नहीं थी तो राष्ट्रीय विचारधारा नहीं थी, और जब राष्ट्रीय विचारधारा नहीं होगी तो राष्ट्र की सीमाएं कभी भी एक छत्र के अंतर्गत नहीं आएंगी। पर ये भूल गए कि इस देश में प्राचीन समय से ही एक जबरदस्त शासन व्यवस्था रही है, जो इसके विषय में वो चाहे जान के भी अनजान बने रहे। इसीलिए जब हम भारत में हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हमें भारतीय राजनीतिक विचारकों के साथ हमारा परिचय होना बहुत जरूरी है। और वीपी वर्मा की ये किताब आपको बहुत ही हेल्प करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपकी मदद करती है। इसके बाद एक बहुत ही ऑथेंटिकेट मटेरियल जो सर्वसुलभ हो सकता है आपको, वो दिल्ली में भी तमाम किताबों की दुकानों पर मिल जाएगा, और वो है इग्नू का मटेरियल। इग्नू का मटेरियल गवर्नमेंट के ही पब्लिकेशन के अंतर्गत इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का मटेरियल। राजनीति विज्ञान की ये जो छोटी छोटी बुकलेट्स हैं, पतली पतली, ये काफी जबरदस्त तरीके से इनको कंपाइल किया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है, सरल भाषा में है। आप इसका भी अध्ययन कर सकते हैं। ये किताबें आप मंगाकर इनके बारे में पढ़ सकते हैं, या इग्नू से आप डायरेक्टली ले सकते हैं। पार्ट बी में आते हैं। जब कोई भी राष्ट्र अपना एक राजनीतिक विचारधारा को आगे लेकर जाता है और विचारधारा से वो तंत्र का निर्माण करता है, वो राजनीतिक तंत्र हो, चाहे वो लोकतंत्र हो, राजशाही हो, कुछ भी हो, उसके पीछे उसका संविधान वास्तव में वो मैकेनिज्म होता है जो उस शासन व्यवस्था को एक आधारभूत संरचना देता है। यानी अगर जब आप भारतीय शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज यानी कि हमारे संविधान का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये एक्चुअली में सभी शक्तियों के बीच में संतुलन और उनके समन्वयन यानी उनके इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच दोनों के विषय में बड़ी जबरदस्त बात करता है। यह बताता है कि न्यायपालिका क्या करेगी, कार्यपालिका क्या करेगी और विधायिका क्या करेगी। न सिर्फ वो क्या करेगी, वो ये भी बताता है कि ये क्या नहीं करेगी, और ये जो क्या नहीं है ये वास्तव में शक्तियों का संतुलन है। अगर शक्तियों का अतिक्रमण हुआ तो निश्चित रूप से व्यवस्थाएं ढह जाएंगी। तो हमारा संविधान वास्तव में जो शक्तियों का संतुलन है उसकी एक अद्भुत मिसाल है। ये एक विशालकाय लिखित डॉक्यूमेंट है जो कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जहां पर शासन करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, उसको एक छत्र के नीचे लेकर आता है। और इसके लिए जो बेसिक किताब है वो है डीडी बसु। डीडी बसु की भाषा जो है वो थोड़ी क्लिष्ट है क्योंकि आचार्य डीडी बसु ने इसको लिखा है। तो साथ ही साथ लक्ष्मीकांत की बुक आपको सरलता से उसको समझने में मदद करेगी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। लेकिन नो डाउट अगर आप पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छी अप्रोच रखना चाहते हैं तो लक्ष्मीकांत को पढ़ने के साथ साथ आप डीडी बसु के साथ अवश्य जोड़ें और समसामयिक विषयों के साथ इसको जोड़कर पढ़ें। इसके बाद जो हमारा संविधान है वो रातों रात डेवलप नहीं हुआ। किसी भी राष्ट्र का संविधान लोगों की सोच, लोगों की ओरिएंटेशन पे और वहां के लीडर्स की ओरिएंटेशन पे तय होता है। 1929 का वो जो साल था जहां पर हमने अपनी स्वाधीनता की आधारशिला रखी, हमने ये बताया कि भारतीय शासन तंत्र अपने खुद के दम पर आगे बढ़ सकता है। हमें अंग्रेजों ने चैलेंज किया और हमने एक संविधान की बात वहां से शुरू की। तो भारत का जो संविधान है वो हमारे स्ट्रगल, हमारे मूल्यों, हमारी सोच की परिणति है। क्या गांधी ने दिया, क्या जेपी ने दिया, क्या सुभाष चंद्र बोस ने दिया, क्या हमें मिला है भगवत गीता से, क्या हमें मिला है बुद्ध से, क्या हमें मिला है जैन से? क्योंकि ये जो संविधान है वो हमारे समाज की सोच का आईना है। तो निश्चित रूप से अगर आप भारत के स्वतंत्रता संग्राम यानी वो महामथाई जिसे हम लोग कहते हैं उसके बारे में अगर आप नहीं जान पाओगे तो संविधान के विकास को आप नहीं समझ पाओगे। तो विपिन चंद्रा की जो बुक आती है इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल यानी भारत का स्वतंत्रता संग्राम, वो आप इसके अध्ययन इसके लिए आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। अब आ जाते हैं पेपर 2 पर। पेपर 2 में जैसा मैंने आपको बताया इग्नू बहुत ही प्यारा मटेरियल है। पेपर 2 का जो नेचर है वो डायनेमिक है, यानी उसमें आपको नवीनता, जो सृजनशीलता है वो लेकर आनी पड़ेगी। इग्नू का मटेरियल इस मामले में जो आपके फंडामेंटल है उसको पूरा करने में बहुत योगदान देता है। साथ ही साथ एक अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो एंड्रू हेवुड की बुक आती है ग्लोबल पॉलिटिक्स की। बहुत सी किताबें इसके बारे में है और भी मैं इसके बारे में बताऊंगा। जो वैश्विक राजनीति है
वो किसी भी राष्ट्र की राजनीति को प्रभावित करती है। अगर आज आप एक ग्लोबलाइजेशन का पार्ट हैं, ग्लोबलाइजेशन का मतलब आज भारत अमेरिका से जुड़ा हुआ है, अमेरिका चीन से जुड़ा हुआ है, चीन रशिया से जुड़ा हुआ है, आज हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, या जो हमारे जन समुदाय एक बड़ी मात्रा में यहां से वहां तक जा रहे हैं, वो सभी जब जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से कोई भी देश किसी अन्य देश के द्वारा प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। भारतीय अमेरिकन को प्रभावित कर रहे हैं, अमेरिकन भारतीय को प्रभावित कर रहे हैं, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो। कहीं किसी दूर देश में बैठा हुआ कोई क्राइम, कोई पोर्नोग्राफी, कोई अवैध मुद्रा, वो भारतीयों को प्रभावित कर सकती है, वो भारतीय जनमानस पे प्रभाव डाल सकती है। तो निश्चित रूप से जो वैश्विक राजनीति है और वैश्विक राजनीति के जो चेहरे हैं वो निश्चित रूप से आपको पता होने चाहिए। पता होने चाहिए कि सामान्य रूप से सुने जाने वाले शब्द जैसे मानवाधिकार, जैसे पर्यावरण, ये शब्द किस तरह एक बड़े विदेश नीति के हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ ये किताब नहीं, न्यूज़पेपर में आने वाली जो खबरें हैं, चाहे द हिंदू, जागरण या आपका जो इंडियन एक्सप्रेस है, इन सभी की जो खबरें हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगली किताब का मैं जिक्र करूंगा राजीव सीकरी का। ये भी भारत की विदेश नीति के बारे में बहुत ही प्यारी किताब है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। इस किताब का जो ओरिएंटेशन है वो कंटेम्प्रोरी वे में इसको लिखा गया है। जब आप इसको पढ़ते हैं तो घटनाओं के साथ इसको जोड़ा जाता है। इस किताब के साथ आप एक किताब और ऐड कर सकते हैं और वो है वीपी दत्त। बहुत पतली सी प्यारी सी किताब है, एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। इस वीपी दत्त किताब का जो ओरिएंटेशन है वो भारत के प्रधानमंत्रियों के द्वारा भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते हुए जो चीजें की गई हैं उसके ओरिएंटेशन में लिखा है। यानी निश्चित रूप से आप इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, इनके नाम आपने सुने होंगे, इन प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को आपने जाना होगा, तो निश्चित रूप से आपके लिए समझना और आसान हो जाता है कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में किस प्रकार वहां की विदेश नीति को जो है प्रभावित किया। तो निश्चित रूप से ये दोनों किताबें, चाहे राजीव सीकरी हो चाहे वीपी दत्त हो, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और अंत में जो इग्नू का मटेरियल है इसके साथ साथ आप प्लस इसमें जोड़ सकते हैं और वो है कंटेम्प्रोरी इश्यूज, यानी द हिंदू का आईआर सेक्शन, द डिप्लोमैट, ठीक है, ये जो सेगमेंट्स हैं, या इंडियन एक्सप्रेस, जागरण, इनके साथ आप इसको जोड़कर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं।